सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को बारे में। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर कोई इंटरव्यू का एग्जाम देने जा रहा है तो आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछने ही वाला है। एक सेकंड क्या है ना, मास का सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एलसीएमएस, वो एलसीएमएस को बारे में मैं आपको इनिशियल से बता दूंगा। एलसीएमएस से क्या क्या क्वेश्चन आपका इंटरव्यू पे पूछ सकते हैं एंड कैसे उसको आप डिफेंड करेंगे, एंड एलसीएमएस का बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो होता है वो भी मैं आज आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते। देखो, आप लोगों का जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द एलसीएमएस मींस बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एलसीएमएस, ये आपका कॉमन क्वेश्चन है। आप कोई भी लैब में जाओ एंड लैब में जाने के बाद आपको तो ये क्वेश्चन कॉमन पूछते हैं। मैं भी जब लैब में गया था मुझे भी सेम क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द एलसीएमएस ना। एलसीएमएस क्या होता है? एक पावरफुल टेक्निक होता है। जो टेक्निक क्या करते हैं ना, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मींस क्या, एचपीएलसी एंड मास दोनों को कंबाइन करके आपको दिखाता है ना। सो देखो, एलसीएमएस और लिक्विड क्या ना, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक दैट combine the separation capability of liquid chromatography with the mass analysis of mass spectroscopy। सोचो आपके पास एक कंपाउंड है, जो कंपाउंड क्या, A प्लस बी का मिक्सचर है, ठीक है ना। प्लस सोचो आपके पास C का भी मिक्सचर है। ये फार्मा फील्ड पे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि सोचो ये जो ए है आपका, ए आपका एपीआई है, बी जो है आपका इम्प्यूरिटी है, सी आपका अनदर टाइप ऑफ इम्प्यूरिटी है। तो इसको आप सेपरेशन कैसे करेंगे? आपको जो बी का परसेंटेज है, लिमिट है, सो वो लिमिट आपको दिया गया है, उसी पीपीएम का अंदर ही आपको रहना चाहिए। और ए जो आपका एपीआई है, ए आपका मास पे जाएगा तो मास इफेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको करेक्टली क्या ना, बी को सेपरेशन करना है एंड बी को ही आपको मास आइडेंटिफाई करना है, एंड कितना अमाउंट प्रेजेंट है मींस पीपीएम लेवल पे कितना प्रेजेंट है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ए बी सी, जैसे हम लोगों हमारा बीएससी क्लास में एमएससी में पढ़ाई किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहां पे क्या था ना, सेपरेशन केमिस्ट्री। हम लोगों जनरल कॉलम यूज किया था। कॉलम पे यहाँ पे सिलिका बेड देके बाइंड देके यहाँ पे ड्रॉप सिलिका दिया था। सिलिका देने को बाद यहाँ पे ड्रॉप वाइज सॉल्वेंट जब हम लोग एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा कंपाउंड क्या ना, थोड़ा टाइम बाद ये सेपरेशन होके ए बी सी हम लोगों को सेपरेशन मिला। ये हम लोगों हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में किया। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी एक कॉलम यूज किया गया है, जो कॉलम क्या, एलसी कॉलम होता है, और वही एलसी कॉलम आपको सेपरेशन कर देंगे कंपाउंड ए बी सी को डिफरेंट मोबाइल फेज का प्रेजेंस में, ठीक है ना। एंड वो जो सेपरेशन पीक मिलेगा, वो पीक आपको आइडेंटिफाइड करके मास कैलकुलेट करके पाता है कितना वो कंपाउंड प्रेजेंट है आपका मोलिक्यूल में, ठीक है ना। देखो एलसीएमएस क्या है ना, एलसीएमएस कंबाइन द सेपरेशन पावर ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मींस आपका एचपीएलसी का पार्ट है, एंड विद द डिटेक्शन पावर ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपको सेपरेशन भी मिल रहा है, एंड सेपरेशन मिलने के बाद वो कंफर्मेशन भी हो जाता है, मास मिल जाता है। और मास मिलना मीन्स आपको क्या है, कोई भी कंपाउंड वो कंफर्म बता देंगे यही कंपाउंड, क्योंकि एक कंपाउंड का सिलेक्टिव मास रहता है, वो मास आपको आगे जाके काम पे आता है। जैसे सोचो कोई कंपाउंड का MS1 पे सोचो क्या ना 135 किसी एक कंपाउंड का मास आया है, तो उसका आप बता सकते हैं जो 135 एक कंपाउंड का मास है, बट वो मास एक कंपाउंड का नहीं, डिफरेंट कंपाउंड का हो सकते, बट इसका फ्रैगमेंट मींस इसका जो फ्रैगमेंट होता है वो फ्रैगमेंट पर्टिकुलर एक कंपाउंड का सेम टाइप फ्रैगमेंट होता है। अनदर फ्रैगमेंट आपको क्या ना, जो MS2 होता है वो फ्रैगमेंट आपको बता देंगे जो एक कंपाउंड आपका सही है और नहीं है। आया ना समझ? तो ये जनरली क्या एलसीएमएस का प्रिंसिपल है। और थोड़ा आगे जाके हम लोग देखते हैं क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलसीएमएस। एलसीएमएस क्या होता है ना, एचपीएलसी पे जो मोबाइल फेज यूज होता है, स्टेशनरी फेज यूज होता है। स्टेशनरी फेज मींस कॉलम जो है वो आपका स्टेशनरी फेज, और मोबाइल फेज जनरली आप मिथानॉल यूज कर सकते, एसीएन यूज कर सकते, एमोनियम एसिटेट बफर यूज करते। बफर क्यों यूज करते हैं ना,
कंपाउंड का पीएच को क्या स्टेबिलिटी रखने के लिए, सोचो कोई कंपाउंड का पीएच 3.5 है, मींस वो 3.5 में ही फिक्स रखने के लिए तो बफर यूज होता है ना। तो पीएच का स्टेबिलिटी के लिए बफर यूज होता है। तो कभी आपका मिथानॉल, कभी आपका एससीएन, कभी वाटर, कभी फॉर्मिक एसिड, डिफरेंट टाइप मोबाइल फेज यूज होता है। एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पे क्या होता है ना, एनालिटिकल टेक्निक दैट मास टू चार्ज पार्टिकल रेशियो। देखो ये भी और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये क्या है, देखो हम लोग को जब कोई थ्योरी पढ़ाई कर लेते ना, बट उसको हमें समझ नहीं आता है कैसे समझाना है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मास टू चार्ज रेशियो। ये क्या है ना, मास टू चार्ज रेशियो ही है आपका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक पार्ट, जो पार्ट आपको पता चलना चाहिए। सोचो आपके पास कैल्शियम 2+ आयन है, जिसका कैल्शियम का मास आपको क्या पता है 40.8, जो आपका क्या ना एएमयू होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो डाल्टन यूनिट होता है। एंड फॉर्मूला चार्ज है, देखो कैल्शियम के ऊपर क्या चार्ज है, +2 चार्ज है। तो मास टू चार्ज रेशियो क्या होता है, m/z मीन्स आपका 20.4, जो आपका क्या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मेजर यूजुअली क्या, क्योंकि मास टू चार्ज रेशियो जो होता है वो यूनिटलेस होता है, और वो यूनिटलेस होने के वजह से आपको जब मास का पीक मिलेगा ऐसे, ए है आपका क्या मास टू चार्ज रेशियो। तो हमेशा याद रखो, आपको इंटरव्यू पे पूछ सकते हैं व्हाट इज क्या ना मास टू चार्ज रेशियो क्या है, तो आप तब बताएंगे जो चार्ज रेशियो मीन्स कोई भी कंपाउंड का मास अगर आपका 40 है, उसका चार्ज अगर +2 है, तो उसका मास टू चार्ज रेशियो क्या होगा 20। एंड क्या ना आपका ए जो होता है ए यूनिटलेस होता है, m/z रेशियो। आया ना समझ, मास टू चार्ज रेशियो बेसिक प्रिंसिपल है। बेसिक प्रिंसिपल में मैं आपको क्या बताया ना, एक का सेपरेशन होता है और एक का क्या ना एनालाइट कर होता है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो हम ए आपका 3 डिफरेंट पार्ट है। यहाँ पे आपका क्या है ना, ए यहाँ पे कॉलम पेजेंट रहता है, कॉलम पेजेंट रहता है, ठीक है ना। ए जो पार्ट है ए आपका क्या है ना यूवी पेजेंट होता है, यूवी एक मोबाइल फेज ए भी रहता है। तो आपको ऐसे आप जब इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कैसे वो पार्ट होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोगों और थोड़ा सा आगे जाके देखते वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या होता है। जो LCMS का वर्किंग प्रिंसिपल, वो MS वर्क बाय आयोनाइज केमिकल कंपाउंड टू जनरेट चार्ज मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल फ्रैगमेंट एंड मेजरिंग देयर मास टू चार्ज रेशियो। देखो मैं हमेशा बताए मास टू चार्ज रेशियो है क्या, वो आपको समझना चाहिए जो मैं आपको बताए। और वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पे MS means mass spectroscopy work by ionizing chemical compound to generate charge molecule and fragment and molecule their mass to charge ratio। तो कोई भी कंपाउंड आपके पास है तो उसका मोलिकुलर फ्रैगमेंट मिलेगा और उसका मास टू चार्ज रेशियो। ओके देन देखो द कंपोनेंट ऑफ द सैंपल आयोनाइज्ड बाय वन ऑफ वैरायटी ऑफ मेथड, द आयन आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशियो इन एनालाइज्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मीन्स मास भी इंस्ट्रूमेंट जो रहता है उसमें भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यूज होता है। एंड देन द आयन आर डिटेक्टेड यूजुअली बाय ए क्वांटिटेटिव मेथड, द आयन सिग्नल प्रोसेस इनटू द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके देखो मैं यहाँ पे एक आपको कॉमन स्ट्रक्चर दिए, जहां पे क्या है ना आपका HPLC जो पार्ट था उसी HPLC पार्ट से क्या ना आपका कंपाउंड आया है। ये आपका HPLC पार्ट है, ये आपका HPLC पार्ट। इसी HPLC से क्या ना आपका कंपाउंड डायरेक्टली कहां पे इसी मास पे एंट्री किया। मास पे जब एंट्री करते हैं मास पे डिफरेंट आयन सोर्स यूज होता है, ESI होता है, APCI होता है, कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी दिखा के बताऊंगा, कैसे सेपरेशन होता है कंपाउंड का, कैसे MS2 फ्रैगमेंट होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो, है ना। एंड देन देखो यहाँ पे मास टू चार्ज रेशियो पे सेपरेट हो रहा है। देन देखो यहाँ पे आके क्या ना ए जो जोन है इसी जोन में क्या ना कौन वोल्टेज पे आके अब देखो यहाँ पे आपका डिफरेंट टाइप जो पार्ट मोलिकुलर पार्ट नाइट्रोजन गैस एंड डिफरेंट पार्ट है, मैं आपको एक एक बताऊंगा बाद में। तो इसके बाद आपका Q1 क्वाड्रपल पे आता है एंड यहाँ पे देखो M+1 डिटेक्टेड होता है, Q2 पे उसका फ्रैगमेंट मिलता है, देन Q3MS में उसका पर्टिकुलरली पार्ट उसको मिल जाता है। तो ए डिटेक्टर एंड लास्ट में फाइनली आपका मास डिटेक्ट होता है, ठीक है ना। देखो और थोड़ा आगे जाके हम लोगों देखते कैसे हम लोगों का ए काम होता है।
इंस्ट्रूमेंटेशन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो है क्या। देखो एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंटेशन हम लोगों को पता है क्या ना, एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंटेशन पे क्या ना मोबाइल फेज यूज होता है जो सॉल्वेंट, ठीक है ना। सो एचपीएलसी पे ए सॉल्वेंट यूज होता है। देन आपका क्या है डीगैसर करते हैं एंड क्या ना पंप और मिक्सचर यूज करते हैं क्योंकि वो सॉल्वेंट को उठाने के लिए, मिक्सचर सॉल्वेंट को खींचने के लिए। देन क्या होता है इंजेक्टर पे इंजेक्ट होता है, देन कॉलम पे क्या वो सेपरेशन करते हैं, देन फाइनली आपका डिटेक्टर होता है एंड आपको फाइनली स्पेक्ट्रा मिल जाता है। तो ये आपका क्या है ना एचपीएलसी का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट। अभी हम लोगों का मास का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट क्या है ना, मास का इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट देखो यहाँ पे जो ये आपका सैंपल का जो इंट्रोडक्शन किया, मीन्स आपका इनलेट पे सैंपल हुआ, देन आयन सोर्स यूज किया है जो मैं आपको बताए, जो क्या एपीसीआई यूज होता है, ईएसआई यूज होता है, ईएसआई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन, ठीक है। ये जो आयन सोर्स यूज होता है होने को बाद मास एनालाइजर पे जाता है, वो मास एनालाइज करने को बाद मीन्स यहाँ पे क्या आपका Q1 Q2 एंड Q3 3 मास क्वार्टरपल मास मिलता है। देन आयन डिटेक्टर होता है अंडर वैक्यूम पंप एंड आपको फाइनली क्या डाटा आउटपुट मिलता है डाटा सिस्टम पे, है ना। सो ये हम लोगों का एमएस का इंस्ट्रूमेंटेशन। और थोड़ा सा आगे जाके हम लोग देखेंगे ये आपका एलसीएमएस का इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इनिशियली आपका क्या है, कोई भी कंपाउंड को प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने को बाद आपको प्रिपरेशन वायल एचपीएलसी वायल रख के ट्रे पे रख देते, वो क्या आपका ना ऑटो सैंपलर जो इंजेक्टर, वो ऑटो सैंपलर इंजेक्शन पे वो उसको उठाएंगे पहले। वो लेने को बाद कहा जाता है ना, लेने को बाद देखो ये एनालिटिकल कॉलम पे जाता है। ये जो एनालिटिकल कॉलम होता है, इसी एनालिटिकल कॉलम पे वो सेपरेशन करते हैं। किसका एनालिटिकल कॉलम पे सेप कंपाउंड नहीं जाता है, कंपाउंड जाने को बाद आपका डिफरेंट मोबाइल फेज यूज होता है, जिसी फेज के वजह से वो आपका क्या ना कंपाउंड सेपरेशन मिलेगा। क्योंकि अगर सोचो कोई भी कंपाउंड आपका पोलर है और वहां पे आप सेप एक्वास मींस वाटर दे रहा हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा, आपको ऑर्गेनिक फेज यूज करना ही है। तो ऐसे सिचुएशन पे आपको सेपरेशन मिलने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मोबाइल फेज यूज होता है, ठीक है ना। ये मोबाइल फेज डायरेक्टली आपका क्या मास पे इंजेक्ट होता है, मास पे क्या ए लेंस रहता है, देन आपका क्वाड्रपल Q1 देन Q2 देन Q3 देन फाइनली डिटेक्टर पे पहुंच जाता है ना, आपको मास आइडेंटिफाई हो जाता है कोई भी कंपाउंड का। देखो नेक्स्ट और थोड़ा सा आगे जाके अगर हम लोग देखेंगे कंपाउंड का जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें आयन सोर्स यूज होता है, एनालाइजर एंड डिटेक्टर। आयन सोर्स मींस क्या है, व्हिच कैन कन्वर्टेड गैस फेज सैंपल मोबाइल इनटू द आयन, एंड एनालाइजर क्या है, where ion are separated according to their mass to charge ratio by applying electromagnetic field। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड मिलने को बाद ही आयन टू चार्ज रेशियो जो सेपरेशन आपको मिलता है। एंड डिटेक्टर क्या है, where ion are counted that calculating the abundance of each presence। सो आपको और भी क्वेश्चन जैसे एग्जाम पे पूछते हैं जो क्या है एबंडेंस रेशियो क्या है, सोचो आपके पास कुछ जैसे बताते हैं ना हम लोगों जो हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का क्या 3 आइसोटोपिक मास है। हाइड्रोजन एटम का क्या क्या आइसोटोपिक मास है ना, हम लोगों को पता है H1 H2 H3 तो ये क्या, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको डायटेरियम बोलते हैं, इसको टाइटियम, इसको टी, इसको डी एंड इसको आपका क्या है ना H। ये 3 टाइप ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप का मीनिंग्स क्या है ना, आइसोटोप मीन्स क्या होगा, देखो ये जो क्या ना ये आपका एटॉमिक नंबर और ये जो इलेक्ट्रॉन ये क्या है सेम है। आइसोटोप मीन सेम प्रोटॉन नंबर रहता है प्रेजेंट। तो देखो प्रोटॉन 1 यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1, बट डिफरेंट मास हो रहा है। यहाँ पे देखो मास 1 है, यहाँ पे मास 2 और यहाँ पे मास 3। तो आइसोटोप का मीनिंग क्या है ना, सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर। ये जो है ये आपका क्या है ना मास नंबर। तो देखो मास कितना है, इसका मास 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। ये कैलकुलेट कैसे होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है ना जो मास होता है ये मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है।
देखो मास जिसका आपका 3 है तो मास 3 है, प्रोटॉन आपका 1 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन आपका 2 हो जाएगा। सो देखो इसका न्यूट्रॉन वैल्यू 2 है, इसका न्यूट्रॉन वैल्यू 1 है और इसका न्यूट्रॉन वैल्यू क्या है ना 0 है, क्योंकि देखो मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है जो कोई भी आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक एबंडेंस मींस ये जो 3 आपका है पोटेशियम, डर्टियम एंड टाइटेनियम, सबका आइसोटोपिक एबंडेंस डिफरेंस होता है जिसका हिसाब से आपको मास मिलता है। वो भी मैं आप लोगों को और एक लेक्चर में समझा दूंगा। आइसोटोपिक क्या है, आइसोटोपिक एबंडेंस है क्या, वो समझाऊंगा। बट अभी आप बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन को अच्छा से देखो, इसको स्नैपशॉट लेके रखो, कोई भी पार्ट आपको डाउट आए तो आप कमेंट पे लिखो, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मोस्ट कॉमन आयोनाइजेशन जो मेथड रहता है, इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयोनाइजेशन मेथड, देन आपका क्या ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन मेथड एंड एटमॉस्फेरिक फोटो आयोनाइजेशन मेथड। मैं आप लोगों को सच एक बता रहा हूं, मैं जब गया था एपीसीआई और ईएसआई का डिफरेंस है क्या, एपीसीआई पे क्या होता है, ईएसआई पे क्या होता है, वो मैं बहुत कंफ्यूज में था। क्यों एपीसीआई पे ऐसे कर रहा है, ईएसआई पे ऐसे कर रहा है। मैं जब एलसीएमएस में काम कर रहा था मैं खुद देखा और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था क्यों ऐसे डिफरेंस होता है। उसी पॉइंट में ही मैं बहुत सर्च किया, मैं मेरा सीनियर को पूछा, लास्ट में मैं कंक्लूजन पे आए जो एक्चुअली एपीसीआई का क्या रोल है एंड ईएसआई का क्या रोल है। जो मैं आप लोगों को ड्राइंग किया है उसका अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो ईएसआई पे क्या होता है, आयन फॉर्मेशन थ्रू सॉल्वेंट इवापोरेशन एंड कूलम्बिक एक्सप्लोजन होता है, मैं आप लोगों को समझाऊंगा। एंड सेकेंड क्या है, एपीसीआई पे क्या होता है ना, एपीसीआई पे एक रिएक्शन होता है जो आपका क्या नाइट्रोजन जो गैस, नाइट्रोजन जो यूज होता है निबुलाइजर पे, उसका हीटर के साथ रिएक्शन होकर एक रिएक्शन फॉर्म होता है। देखो ये आयन फॉर्मेशन होता है, आयन फॉर्मेशन होने के बाद फाइनली आपका मेटल H+ मिलता है। एंड जो एक एक्सेप्टेशन पार्ट है अनएक्सपेक्टेड एयर कैप्ट फॉर्मेशन। एक रिसेंटली क्या अमेरिकन केमिकल सोसाइटी का एक पेपर था, उसी पेपर पे दिखा रहा है एपीसीआई प्रोब में डिफरेंट होता है। जैसे सोचो ये NH2 है, NH2 के साथ कैसे रिएक्शन होता है एपीसीआई प्रोब से एंड डिफरेंट कैसे उसको कंपाउंड आइडेंटिफाइड होता है। जैसे आपका NH3+ MZ94 तो उनको PHNO भी मिला था, PHNaOH भी मिला था, PHNA प्रूव किया है उन लोगों। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो क्या अनएक्सपेक्टेड एयर कैप्ट फॉर्मेशन के लिए। तो मैं आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में अच्छा से समझा दूंगा कैसे ईएसआई का डिफरेंस क्या है, एपीसीआई का डिफरेंस क्या है, एपीपीआई का डिफरेंस क्या है एंड उसको स्ट्रक्चरली मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कौन सा कंपाउंड के लिए आप एपीसीआई यूज करेंगे, कौन सा कंपाउंड के लिए आप ईएसआई यूज करेंगे, मैं 1 by 1 आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए अगर आप लोगों को कुछ डाउट आए तो कमेंट में बताओ। अभी के लिए बाय बाय, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोगों हमारा नेक्स्ट क्लास में और वीडियो को